बहुत ही कॉमनली मिस्टेक जो हमने नोटिस करी है इन्वेस्टर्स जो बनाते हैं या व्यू करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इज एब्सोल्यूट रिटर्न वर्सेस सीएजीआर रिटर्न्स। सो एब्सोल्यूट रिटर्न्स बेसिकली होता क्या है और सीएजीआर रिटर्न क्या होता है उसके ऊपर हम बहुत ही जल्दी से चर्चा करते हैं एंड वील लुक एट इट फ्रॉम अ एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो एब्सोल्यूट रिटर्न की बेसिक डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनल वैल्यू। सिंपल। कहने का मतलब है आपने 100 रुपए डाले और वो 200 रुपए हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एब्सोल्यूट रिटर्न आपका 100 रुपए कहलाएगा या 100% कहलाएगा। दिस इज अ गुड मेट्रिक फॉर शॉर्ट टर्म कंपेरिजन। मतलब अगर आपको बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट देखना है कि ठीक है मेरे कितने से कितने हुए, तो इट गिव्स यू अ गुड फिगर इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट रिटर्न। कहने का मतलब यह है कि जनवरी में आपने 100 रुपए डाले कहीं पे और मार्च के महीने में 3 महीने में वो 120 रुपए हो गए, तो आपको 20% का रिटर्न मिल गया। 100 के 120 हुए तो 20 रुपए इज द डिफरेंशियल अमाउंट, दैट इज द एब्सोल्यूट रिटर्न। सिमिलरली 100 रुपए 3 साल में 200 रुपए हो गए, तो आपका 100 रुपए का एब्सोल्यूट रिटर्न कहलाएगा या 100% का एब्सोल्यूट रिटर्न कहलाएगा। द एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विदाउट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन और अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये बीच में कोई भी इन्फ्लेशन फैक्टर वगैरह काउंट नहीं करता है as far as absolute return is concerned. CAGR stands for compound annual growth return, which is the average annual growth rate of investment over a time period, which means कि ये annualized आपको रिटर्न देता है एंड एवरेज रिटर्न देता है, which means कि फर्स्ट ईयर एग्जाम्पल आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पैसा रखा, एक बार आपका पैसा 10% ऊपर बढ़ा, दूसरे साल 20% ऊपर बढ़ा, तीसरे साल 5% नीचे गिरा, चौथे साल 15% ऊपर बढ़ा और पांचवें साल में वो 30% ऊपर बढ़ा। तो इन 5 सालों का एवरेज 10 15 5 -10 +30 इन सब का एवरेज जो है वो सीएजीआर रिटर्न कहलाता है। दिस इज अ गुड मेट्रिक फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस। आपको एक समझ में आता है कि जिस भी एसेट क्लास में आपने पैसा डाला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म पीरियड, तो आपका सीएजीआर रिटर्न, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, क्या रहा। दिस इज अ स्टैंडर्डाइज मेट्रिक फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। मतलब एक तरीके से आपने एसेट क्लास 1, एसेट क्लास 2, एसेट क्लास 3, एसेट क्लास 4, एसेट क्लास 5 में मान लीजिए 100 रुपए जगह डाल दिए, आप ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर 10 ईयर्स आप कंपेयर कर सकते हो विच एसेट क्लास एक्चुअली स्कोर्ड बेटर इन टर्म्स ऑफ द सीएजीआर रिटर्न। बिकॉज कोई 3 साल के लिए करा होगा, कोई 5 साल के लिए, कोई 7 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए। तो अगर आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न का आपके फिगर है तो आप उसमें कंपेरिजन कर सकते हो। दिस टेक्स into account the effect of compounding, which is when earnings from previous periods are reinvested। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए डाले थे, वो एक साल में 110 बन गए और फिर वो इन्वेस्टेड रहा और फिर वापस से 10% बढ़ गया, तो एक्चुअली आपका पैसा 110 से 10% जब बढ़ेगा 120 नहीं होगा, वो 121 कहलाएगा, सो एंड सो फोर्थ। तो ऐसे करके आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट सीएजीआर रिटर्न में दिखाई देता है। एंड दैट इज वेयर वी ऑलवेज सेज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आपको सीएजीआर में ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देता है। आई विल शो यू विद अ क्विक एग्जांपल हियर। So again, one common mistake when investors are talking about real estate investments and return on real estate. So while it is a very, very, very good asset class for investment purposes, but many people get it wrong, saying कि मैंने ना ऐसा 50 लाख का एक बंगला या एक प्लॉट या एक घर खरीदा था और वो ना 1.5 करोड़ का बिका, सो मेरा 1 करोड़ का फायदा हुआ, या मेरे को 50 लाख पे 150 मतलब ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न मिला। 3 टाइम्स हो गया मेरा पैसा, 50 लाख का 150 हो गया, तो 200% का रिटर्न मिला फॉर दैट मैटर। बट द कैच इज दैट इज द एब्सोल्यूट रिटर्न। 50 का 150 हुआ तो 100 इज द डिफरेंस, तो दैट इज द एब्सोल्यूट रिटर्न। बट सीएजीआर रिटर्न, एंड हमने जब पूछा कि कब बेचा और कब खरीदा, तो बेचा खरीदा था आज से 16 साल पहले, बेचा कब? आज। तो 16 साल बाद 50 लाख की वैल्यू, अगर 50 लाख का खरीदा था और वो 1.5 करोड़ हो गई है, सो द मैथ्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। आफ्टर 16 ईयर्स अगर हम 50 लाख को 1.5 करोड़ अगर मिलता है, तो हमारा सीएजीआर रिटर्न कुछ 7.5% हो जाता है, विच नाउ डज नॉट साउंड टू बिग अ डील। मतलब 7.5% का शायद हार्डली इट इज बीटन एनी इन्फ्लेशन ऑल्सो, जो हमारी लिविंग कॉस्ट है वो शायद बीट भी नहीं कर पा रहा है। नाउ यही सपोजिटली आपने एक लार्ज कैप इक्विटी बेस्ड फंड में इंडेक्स में डाल दिया होता है एंड अज्यूम करा जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली आई जस्ट शो यू हियर, जैसे मान लीजिए सेंसेक्स है, लेटेस्ट फिगर्स हैं, आफ्टर द डाउन साइड आफ्टर द अपसाइड ओवर पीरियड ऑफ 5 years इट इज गिविंग अ 142% रिटर्न। सो जनरली इट इज कंसिडर्ड सेंसेक्स इज टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया, बट टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया का भी अगर आप रोलिंग रिटर्न देखोगे या 5 10 15 20 सालों का रिटर्न देखोगे, तो जनरली 12-14% का आया है। वाइल इट इज नो गारंटी, बट एक अजम्पशन है कि यदि एक रियल एस्टेट में जहां पे आपका 50 लाख का 1.5 करोड़ हुआ 16 साल में 7.5% पे,
यदि आपने एक 12% के इंस्ट्रूमेंट में से लार्ज कैप इंडेक्स फंड में पैसा डाला होता तो 16 साल बाद वही 50 लाख रुपए 3 करोड़ से ऊपर हो जाते, जस्ट डबल ऑफ व्हाट द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट गेव. So the question in hand is real estate better or a large cap equity based fund or an index fund is better? So the choice is obviously yours. The indexation, the taxation, the liquidity, the cash flow, the margin of safety, the visibility, the partial liquidity, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फैक्टर इन करनी पड़ती है बिटवीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट. सो बात आती है कि ओके फाइन, अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट व्हाट आर द ऑप्शंस वेयर आई एज ए इन्वेस्टर, वेयर यू एज ए इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट. हम लोग इंडिविजुअल लेवल्स पे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? सो ब्रिंगिंग टू यू फ्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो या कौन कौन से प्रोडक्ट और आइडियाज में इन्वेस्ट कर सकते हो. सो जाहिर सी बात है, फर्स्ट रिप्लेसमेंट और फर्स्ट यू कैन से ऑल्टरनेटिव टू रियल एस्टेट इज इक्विटी. इक्विटी सब लोग जानती हैं क्या होता है. यू कैन इन्वेस्ट थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू ईटीएफ्स. डेट, फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास, बैंकिंग में एक फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं और एक म्यूचुअल फंड्स में डेट प्रोडक्ट्स होते हैं, ईटीएफ्स में भी डेट प्रोडक्ट्स होते हैं. तो वंडरफुल एसेट क्लास अगेन जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स, गोल्ड सिल्वर बॉन्ड्स, गोल्ड सिल्वर फंड्स आते हैं थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट, थ्रू द ईटीएफ रूट, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड इट इज नो मोर अ हेज, इट इज एक्चुअली गिविंग good competition to equity and debt asset classes as well as an alternative, and to real estate of course. Large cap, the top 100 companies by market capitalization in India, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो. That's the large cap stocks, large cap funds, index funds. Mid cap, that is 101 to 250 by market capitalization. उनके index funds भी आते हैं, उनके active funds भी आते हैं, उनके stocks भी आते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. Small cap, that is the 251 to 500 companies by market capitalization in India. Again, through the stock basket, through the fund route, through the index ETFs, आप small cap में invest कर सकते हैं. Apart from that, some of the styles like value investing, growth investing, momentum investing, and contra investing. These are few of the styles. Value investing basically होती क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग में ये बताया जाता है कि जहाँ पे कोई स्टॉक अपना अंडरलाइन इंट्रिंसिक वैल्यू, अंडरलाइन मान लीजिए प्राइस टू बुक वैल्यू कम है, प्राइस भी बहुत नहीं बड़ा है बट बुक वैल्यू डिसेंट है, रिटर्न्स प्राइस के इतने नहीं बड़े हैं बट अंडरलाइन बैलेंस शीट, द ROI, ROC, ROE are good. The balance sheet looks very neat and clean and it is actually giving positive and profitable returns to the shareholders as far as the balance sheet are concerned. So, but which is not reflecting in the प्राइस, शेयर प्राइसेस. तो दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग. ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज जहाँ पे शायद उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बड़ा हो बट द स्टॉक इज इन ग्रोथ फेज एंड शायद री रेटिंग हो गई हो, शायद उसकी फ्रेंचाइजी वैल्यू अच्छी हो. सो द पर्टिकुलर स्टॉक, उसकी बुक वैल्यू इररिस्पेक्ट ऑफ द बुक वैल्यू, इररिस्पेक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, द स्टॉक इज इन द ग्रोथ फेज, द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक आर राइजिंग. सो कहीं ना कहीं दैट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग. मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज जहाँ पे पिछले 3-6 महीने में द टेल विंड्स, चाहे वो इंडस्ट्री टेल विंड्स हो, चाहे सेक्टर टेल विंड्स हो, चाहे पर्टिकुलर कोई सर्विस प्रोडक्ट की टेल विंड्स हो, तो उसका साथ दे रही हैं और पिछले 3-6 महीने से वो वाला सेक्टर या वो वाला स्टॉक बढ़े जा रहा है. तो कहीं ना कहीं आप उस मोमेंटम पे आप बेट लेते हो एंड यू इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-6 मंथ. दैट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग. कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग इज टिपिकली वेयर द व्यू इज नॉट वेरी बुलिश ऑफ द व्यू of the majority of the individuals or majority of the economy does not support that particular sector. जो भी उस वक्त चल रहा है, मान लीजिए सर्दी के सीजन में गर्मियों की चीज़ें, गर्मियों के सीजन में सर्दियों की चीज़ें, दैट्स कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग. सो मेनी पीपल बेट ऑन दैट. जो अर्ली ऑन बेट करता है तो कहीं ना कहीं आपको चीप प्रोडक्ट्स या चीप प्राइजेस पे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक प्राइजेस, स्टॉक्स कंपनीज मिल जाते हैं विच हैव रियल गुड पोटेंशियल टू go up in the times to come. So that is contra investing. And last not the least, that is global diversification. While we believe that India is a growth story and it is here to stay, मतलब 2047 एक रिपोर्ट निकली है 1947 to 2047, तो कहीं ना कहीं we will or we should be the superpower by 2047. if not the top 3 में तो हमारा नाम आना ही चाहिए for sure. एंड पर कैपिटा इनकम भी हमारी जो $2,500 है वो कहा जाता है ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो जाएगी बाय 2047, दैट इज $20,000. तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो हर एक हिंदुस्तानी की यदि आमदनी $20,000 हो जाए, जो कि लगभग क्लोज टू 15 से 20 लाख रुपए सालाना है, विच मीन्स हर एक हाउस होल्ड में लाख से 1.5 लाख रुपए पहुंच जाएं महीने के, तो कहीं ना कहीं उनकी बेसिक नीड्स तो पूरी होंगी एंड देन दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन बेसिक लाइफ स्टाइल्स. यू कैन से स्पेंड्स होगा, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, लग्जरी
और कंफर्ट्स में शिफ्ट होगा और प्लस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स होंगे. सो दीज आर ऑल द रिपल इफेक्ट्स वेयर you see India's growth story. But having said that, global diversification through direct US market routes, through there are global accounts which you can activate, there are global funds which you can take exposure to. So these are few of the ways of you can say parking your surplus savings. सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? हमने देखा है विनर्स रोटेट, और आपके स्क्रीन के सामने भी ये दिखाई दे रहा है कि कभी मेटल्स, कभी फार्मा, तो कभी रियल एस्टेट, तो कभी आईटी, कोई ना कोई सेक्टर रोटेशन होता रहता है और वो आगे पीछे कभी फर्स्ट परफॉर्मर और बेस्ट परफॉर्मर हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे 2015 में वर्स्ट परफॉर्मर मेटल्स था, -32% दिया, एंड 2021 में 69% बेस्ट परफॉर्मर मेटल्स रहा है. सिमिलरली ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है. जैसे कि जापान यू कैन से टॉप पे थी और 2015 में, और 2018 में ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट रैंक पे थी. सिमिलरली इंडिया जो 2020-2021 में टॉप पे थी, 2025 में ऑलमोस्ट सबसे नेगेटिव पे है एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन डज हेल्प आपको. ये थोड़ा बहुत हमारे को आइडिया देने का थॉट प्रोसेस था. दैट इज़ वाई वी मेड दिस यू कैन से क्विक वीडियो. So if you really like what we did, so you can actually go ahead, share this video with as many people as possible, so that ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिले एब्सोल्यूट रिटर्न वर्सेस CAGR के बीच में डिफरेंस समझ में आए. एंड इट इज़ हाई टाइम एज अ इन्वेस्टर वी स्टार्ट लुकिंग एट CAGR रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, सो दैट हमारे को एक्चुअल ग्रोथ रेट अपनी पता रहे rather than looking at absolute returns, because that might give us a false figure कि मेरे 100 के 200 बन गए, but over a period of say 10 years, so hardly it is like 7-8% returns. So that is what the key is in CAGR versus absolute return. So thank you so much for the watch. In case you think we did a good job, do like, share, subscribe to our channel. Till then, Jai Hind. Thank you. Namaskar.